नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम चैप्टर कर रहे थे अम्ल, क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने तनुकरण तक पढ़ लिया था। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता आज क्या, पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। तो इस स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोरेनसन नामक व्यक्ति ने बताया था। क्या होता है पीएच स्केल? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात ये जो पीएच स्केल है ये किसी भी विलयन में H प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन की आयन को क्या करता है? मापता है, मेजर करता है। अर्थात किसी भी विलयन में H प्लस आयन कितने हैं। अब जितने H प्लस आयन होंगे किसी भी विलयन में, जितने अधिक होंगे उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। और जिस विलयन में H प्लस आयन क्या रहेंगे, जितने कम होंगे उसका पीएच मान क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और H प्लस आयन कौन देते हैं? अम्ल देते हैं या फिर क्षारक वो देते हैं? अम्ल देते हैं अर्थात एसिड देते हैं। ठीक है। तो पीएच में पी का जो अर्थ है अर्थात जो पी है पीएच स्केल में, इसका अर्थ है पुषांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज। और ये जो पुषांश है, पोटेंज है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है अर्थात पावर होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पीएच है इसमें पी का जो अर्थ है वो पुषांश होता है, जिसका अर्थ क्या होता है अर्थात ये शब्द कहां से लिया गया है? तो एक ये क्या है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पावर होता है, शक्ति होता है। अब देखिए, इस स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये इस प्रकार का स्केल है जिस पर 0 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं। तो 0 से 14 तक के मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस स्केल पर। ठीक है। आगे देखिए, आगे है यह स्केल किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अर्थात एसिडिटी और बेसिडिटी है ना को क्या करते हैं? ये दर्शाते हैं। अगला है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान क्या रहेगा? उतना ही कम रहेगा। देखिए, जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। किसमें? जल में। अब जल का सूत्र क्या होता है? H2। तो जल का सूत्र H2 होता है। और जल में अम्ल क्या देते हैं? H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन ये जल से जुड़ेंगे तो प्लस H प्लस जुड़ गए। तो क्या बनाएंगे ये? तो H कितने हो गए हैं? तो दो तो ये हैं, एक ये रहा। कितने हो गए हैं? 3। और साथ में O है और देखिए प्लस का साइन है तो प्लस। तो ये होता है H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो किसी भी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की संख्या जितनी अधिक रहेगी उस विलयन का पीएच मान क्या रहेगा? उतना ही कम रहेगा। और जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन जितने अधिक रहेंगे, क्या रहेंगे सॉरी, जितने कम रहेंगे, उसका जो पीएच मान है वो उतना ही क्या रहेगा? कम रहे, सॉरी ज्यादा रहेगा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर H3O प्लस की का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो पीएच उसका पीएच मान क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर H3O प्लस अर्थात हाइड्रोनियम आयन की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी, तो उसका पीएच मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। तो पीएच मान किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है अर्थात हाइड्रोनियम आयन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो उसका पीएच मान क्या रहेगा? उस विलयन का कम रहेगा। और जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन जितने कम रहेंगे तो उसका पीएच मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब बात लेते हैं इस पीएच स्केल के बारे में। तो आगे देखिए, आगे ये हमारे पास क्या है? पीएच स्केल है जिसमें यहां से शुरुआत होती है 1 से लेकर के, है ना, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है। प्रारंभ में यहां पर क्या रहता है? 0 रहता है।
आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 14 तक होते हैं, जीरो से लेकर के 14 तक इसका मान होता है ना। चलिए तो अब सुनिए, जो 7 है, मैं मान लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर मैं मान लेता हूं 7। ठीक है, ये 7 यहां पर है। अब जिस भी विलियन का मान जो है, सॉरी पीएच 7 रहेगा, वो विलियन क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। यानी कि वो विलियन न तो अम्लीय रहेगा और न क्षारीय रहेगा। और उदासीन कौन होता है, यानी पीएच किसकी 7 होती है, तो वो होती है आसुत जल की, डिस्टिल्ड वाटर। तो आसुत जल जो होता है, आसुत जल, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ध्यान रखना है, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात वो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब 7 से इस तरफ आएंगे तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए इस तरफ आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, और इस तरफ आएंगे तो H प्लस एन की सांद्रता में भी क्या रहेगी, वृद्धि होगी। मतलब 7 से इस तरफ आएंगे तो H प्लस एन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और हमने बात क्या की है कि H प्लस आयन बढ़ेगा, तो देखिए पीएच मान क्या हो रहा है, देखिए इस तरफ आ रही है तो घट रहा है ना। हाँ, तो यही हो है। और देखिए जब हम 7 से इस तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। और हमने ये बात की थी क्या, कि H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन क्या होंगे, जब कम रहेंगे तो पीएच मान क्या रहेगा, बढ़ेगा। अभी बात की थी पिछली स्लाइड पर। और H प्लस आयन अगर क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो पीएच मान क्या रहेगा, घटेगा। देखिए इस तरफ 7 से इस तरफ आ रहे हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए वृद्धि हुई तो देखिए पीएच मान क्या हो रहा है, देखिए 8 7 6, सॉरी 7 यहां पर है ना, तो 7 से फिर 6 5 4 3 2 ऐसे आएगा ये, मतलब कम हो रहा है पीएच मान। तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी या फिर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच मान क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे H प्लस आयन की मात्रा में वृद्धि रहेगी, अर्थात सांद्रता में वृद्धि रहेगी, पीएच मान क्या होगा, यानी H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगी, इस तरफ कमी होगी, है ना। तो पीएच मान क्या रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। तो इस तरफ आएंगे तो अम्लता तो क्या होगी, घटेगी। अब 7 से इस तरफ चलेंगे तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान में रखना है ये। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब सुनिए, आपको कुछ पीएच मान याद करना जरूरी है क्योंकि आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे जठर रस है, जठर रस का पीएच मान लगभग है ये, लगभग कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू का रस जो होता है अर्थात लेमन जो जूस होता है, उसका पीएच मान ये लगभग है, कितना है, 2.2 है। शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कई एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त जो है, ब्लड है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 का मतलब है ये 7 से ज्यादा रहेगा, और 7 से ज्यादा जिसका भी मान रहता है वो क्या होता है, क्षारीय मान होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का नाम है एंटा एसिड। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये कब दिया जाता है, काम में लिया जाता है, हमारे आमाशय में अर्थात स्टोमच में अधिक मात्रा में जब HCl बनता है तो हमें क्या होती है, जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं। उस जलन और खट्टी डकारों को रोकने के लिए अर्थात राहत पाने के लिए क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लिया जाता है। ये क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए इस तरफ आ रहे तो क्षार है ये,
यानी 7 से लेकर 7 से ऊपर और 14 तक जो भी मान है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रकृति का होता है। और कैसा, ये दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है ये क्या, ठीक है, यानी वीक बेस है ये। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका मान को कितना होता है, पीएच मान 14 होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। और इसका कितना होता है 14। और ये क्या है, प्रबल क्षारीय है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये है प्रबल क्षारीय, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। इस पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सोरेनसन नामक व्यक्ति ने बताया था, जो 0 से लेकर के 14 तक के मान तक पीएच मान को बताता है, जिसमें 7 से कम का जो मान होता है वो तो क्या होता है, अम्लीय होता है। इस 7 से कम और 0 तक क्या होता है, अम्लीय मान होता है। और 7 से अधिक और 14 तक जो मान होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और जब H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए इस तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी H प्लस आयन की सांद्रता में, तो पीएच मान में क्या होगी, कमी होगी। देखिए 7 से इस तरफ जा रहे हैं तो पीएच मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और जैसे जैसे हम क्या 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। अब देखिए इस तरफ जा रहे हैं तो देखिए पीएच मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 7 से इस तरफ जा रहे हैं तो ये गलत लिखा हुआ ना, ये इसको मत मान लेना, ठीक है। ये 0 फिर 1 2 3 ऐसे लिखना चाहिए था, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन क्या होगा, जो आपका अम्लता है अर्थात पीएच मान है, पीएच मान है वो क्या होगा, वृद्धि होगी, पीएच मान में वृद्धि होगी। और 7 से जब 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यहां यह आपको ध्यान में रखना है कि पीएच pH 1 और pH 2, मतलब एक विलेन का पीएच मान 1 है, एक विलेन का 2 है। मेरे को बताइए कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, तो ये होगा पीएच, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, अर्थात एसिड और बेस है, इस जो प्रबलता ये किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए हमने पीछे बात की थी कि अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और जो क्षारक होते हैं, बेस देते हैं, वो क्या देते हैं, जल में OH माइनस आयन देते हैं। तो जो अम्ल जल में जितना अधिक H प्लस आयन देगा, जितना अधिक H प्लस आयन देगा वो उतना ही क्या रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा। और जो अम्ल जितना कम H प्लस आयन देगा किसमें, जल में, वो उतना ही क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा, कमजोर रहेगा, ठीक है। तो पहले अम्ल के बारे में देखिए। तो देखिए अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता विलयन में क्रम से, यानी अम्ल तो किस पर डिपेंड करेंगे, इनकी प्रबलता H प्लस आयन पर, और क्षारक की प्रबलता है ये OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अब सुनिए, जो अम्ल जल में जितना अधिक H प्लस आयन देगा वह उतना अधिक प्रबल होगा, यानी स्ट्रोंग रहेगा। तथा जो अम्ल जितना कम जल में H प्लस आयन देगा वह उतना ही क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। ऐसे समझिए यहां पर, यानी H प्लस आयन अगर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जल में H प्लस आयन ज्यादा रहेगा तो अम्ल क्या रहेगा, परबल रहेगा, परबल ज्यादा रहेगा। और अगर H प्लस आयन क्या रहेगा, कम रहेगा, तो अम्ल क्या रहेगा, जो अम्ल है वो उतना ही क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। ये लाइन आपको छोटी सी याद करनी है निष्कर्ष के तौर पर, ठीक है। H प्लस आयन जितना अधिक है अम्ल क्या रहेगा, परबल उतना ही अधिक रहेगा।
H प्लस आयन की संख्या जितनी कम है वह अम्ल उतना ही क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा, वीक रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। जो प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगला है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो तीन अम्ल हमारे पास वो क्या है? प्रबल अम्ल है। कौन कौन सा? पहला है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है। क्यों है? क्योंकि ये जल में H प्लस आयन क्या देते हैं? अधिक मात्रा में देते हैं। और जो अम्ल जल में जितना अधिक H प्लस आयन देगा वो अम्ल उतना ही क्या रहेगा? प्रबल अम्ल रहेगा। अब देखिए दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COOH है, अर्थात इसका क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड इसका नाम है। क्यों है ये दुर्बल? क्योंकि जल में क्या करता है? H प्लस आयन कम देता है, और जो अम्ल जल में H प्लस आयन जितना कम देगा वो उतना ही क्या रहेगा? दुर्बल अम्ल रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या क्षारक की तरफ की। क्षारक कब दुर्बल रहेगा और कब प्रबल रहेगा? तो आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ क्या? प्रबल क्षार अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं? तो वह क्षारक, यहां पर क्षारक रहेगा ना, क्षारक, 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 ठीक है। क्षारक बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षारक, ठीक है। क्षार तो बोलते हैं एल्कलाई को, और वो हमने पढ़ लिया है पीछे। तो प्रबल क्षारक किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? तो वे क्षारक जो जल में OH माइनस जितने अधिक देते हैं, यानी जितना अधिक OH माइनस आयन रहेगा वो क्षारक उतना ही क्या रहेगा? प्रबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो क्षारक जितना कम OH माइनस जल में देगा वह उतना ही क्या रहेगा? दुर्बल क्षारक रहेगा। समझ में आया क्या? आइए इस तरफ समझिए, ऐसे समझिए। मतलब OH माइनस आयन की संख्या अधिक रहेगी तो क्षारक जो रहेगा, जो बेस रहेगा, वो कैसा रहेगा? उतना ही प्रबल रहेगा। अगर OH माइनस आयन की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी, तो वो क्षारक है, वो बेस है, वो उतना ही क्या रहेगा? दुर्बल रहेगा अर्थात वीक रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? ये बात माइंड में बैठा लेनी आपको, ठीक है। और यही ऊपर लिखा हुआ है। आइए पहले बात लेते हैं प्रबल क्षारक के बारे में। तो वह क्षार जो जितना अधिक जल में OH माइनस आयन देगा वह प्रबल, ये कलना क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल सुनिए प्रबल क्षारक के। पहला है NaOH जिसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा है KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों क्या हैं? प्रबल क्षारक हैं। क्यों है? क्योंकि ये जल में अधिक मात्रा में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। अब सुनिए दूसरा है दुर्बल क्षारक अर्थात वीक बेस। क्या है वीक बेस? तो वह क्षारक है, क्या? वह क्षारक जो जितना कम जल में OH माइनस आयन देता है दुर्बल क्षारक कहलाता है। यानी OH माइनस आयन की संख्या अगर कम होगी तो वो दुर्बल क्षारक कहलाएगा। एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल है पहला है CaOH का होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है क्या? भुजा हुआ चूना। और इसका उपयोग कब करते हैं? घरों की दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है। क्यों है? क्योंकि ये जल में OH माइनस आयन कम देता है। अगला सुनिए MgOH का होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ही दूसरा नाम है एंटा एसिड, और इसी का ही दूसरा नाम है प्रति अम्ल। नाम है, इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ध्यान में रखना है।
ये भी क्या है, दुर्बल क्षारक है। क्यों है, क्योंकि ये जल में OH माइनस आयन कम देता है। अगला है AlOH का होल थ्राइस अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, दुर्बल क्षारक है। अगला है NH4OH अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो आई होप हमने पढ़ लिया है अम्ल और क्षारकता की प्रबलता और दुर्बलता, कब प्रबल होगा और कब दुर्बल होगा। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि अम्ल जो होते हैं ये जल में H+ आयन देते हैं और जल के अणुओं के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O+ आयन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और क्षारक जो हैं ये जल में OH- आयन देते हैं। तो अम्ल तो जो है, अम्ल की प्रबलता तो किस पर डिपेंड करेगी, H+ आयन की संख्या पर, अर्थात प्रबलता या दुर्बलता H+ आयन की संख्या पर निर्भर करती है। और क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता किस पर डिपेंड करती है, OH- आयन की सांद्रता पर अर्थात संख्या पर डिपेंड करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अर्थात इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली रूटीन, है ना, डेली लाइफ, वो पढ़ेंगे। पहली बात, पहला हमारे पास है हमारा जो शरीर है उसका पीएच प्राच कितना होता है, तो होता है 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच हमारा शरीर कार्य करता है, ध्यान में रखना है। ये किसमें पूछ लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार कि मानव शरीर का पीएच प्राच होता है, फिर वो ऑप्शन देगा 7 से 7.8, 6 से 6.8 ऐसे देगा। तो ध्यान में रखना है जो शरीर मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसका पीएच प्राच 7 से लेकर के 7.8 के बीच में पाया जाता है। अब सुनिए अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होती है अम्लीय वर्षा, तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात जो वर्षा का जल जो होता है जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब वह क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। क्यों, क्योंकि जो वर्षा होगी अम्लीय वर्षा हो तो वर्षा का जल कहां पर जाएगा, तालाबों में जाएगा, है ना, झरनों में जाएगा। और वहां पर क्या होते हैं, जलीय जीव रहते हैं और जो जलीय जीव होते हैं वो उस जल में अच्छे से श्वसन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये क्या होती है, अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। इसके अलावा मानव शरीर के लिए भी हानिकारक होती है। क्यों, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा जो होती है वो जब शरीर पर पड़ती है तो त्वचा से संबंधित रोग जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है, जिसे नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता अर्थात उसको अपना जीवन व्यापन करने में क्या होती है, कठिनाई हो जाती है। कई जीव तो क्या श्वसन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। और मानव शरीर पर त्वचा से संबंधित रोगों को ये उत्पन्न कर देते हैं, कठिन हो जाती है। तो ये होती क्या, अम्लीय वर्षा। केवल ये याद करना आपको कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 5.6 से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, सुनिए, देखिए हमारे शरीर में जो स्टोमच होता है, आमाशय होता है, वहां पर कौन सा अम्ल बनता है, वो बनता है HCl अम्ल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। देखिए जब ये अपने निश्चित अनुपात में बनता है तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में बनता है तब क्या होता है, जो पेट है हमारा, स्टोमच है, उसमें जलन होती है और हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो इस जलन से और खट्टी डकारों से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें जलन क्यों लग रही है, खट्टी डकारें क्यों आ रही हैं। तो डॉक्टर जो होता है इसके आधार पर आपको एक मेडिसिन लिख करके देता है, एक पाउडर लिख करके देता है, और उस पाउडर में रहता है आपका क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो सुनिए, जो HCl था
वो तो बना हमारे शरीर में अर्थात आमाशय में बना, स्टोमच में बना, और इसी एसिड के कारण क्या हुआ है, जलन हुई है और खट्टी डकारी आई हुई है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें देता है पाउडर फॉर्म में एक मेडिसिन लिख करके देता है, और उस पाउडर में रहता है क्या, वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको प्रति अम्ल भी बोलते हैं, एंटी एसिड भी बोलते हैं, ये होता है। अब देखिए एसिल है, ये तो क्या है, अम्ल है, और MgOH का होल ट्वाइस ये क्या है, क्षार है। और हमने ये पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुणों का क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो देखिए जब हम ये पाउडर फॉर्म जब घोल करके पीते हैं, है ना, खाते या पीते कुछ भी समझिए, तो ये क्या जाएगा, एसिल के पास जाएगा, और एसिल से अभिक्रिया करके ये एक दूसरे गुणों के क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब एक दूसरे गुणों को जब नष्ट कर देंगे तो क्या हमें जलन लगेगी, क्या हमें खट्टी डकारी आएंगी, तो हमें जलन और खट्टी डकारों से क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जब आमाशय में जलन होती है और खट्टी डकारें आती है तो उसे राहत पाने के लिए क्या लिया जाता है, अब वो ऑप्शन में देगा फिर, तो कौन क्या लिया जाता है, वो लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी के देखिए कई नाम है, इसी का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहला नाम हो गया, दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तीसरा नाम प्रतिअम्ल, और चौथा नाम एंटा एसिड। चार नाम है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही लिखा हुआ है इसमें, तो ये पढ़ लेते हैं कि हमारा जो उदर है, पेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब जब कम मात्रा में बनता है, अपने एक निश्चित अनुपात में बनता है, तब तो ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। अपच की स्थिति में, अर्थात जब ये अधिक मात्रा में बनता है तो उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एंटासिड जिसको बोलते हैं, यही हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस है, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, यानी जो ये MgOH का होल ट्वाइस है, इसी का नाम क्या, एंटासिड है, प्रतिअम्ल नाम है। जब ये एसिड के संपर्क में आता है तो दोनों अभिक्रिया करेंगे और एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, जिससे हमें जलन से राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा था, MgOH का होल ट्वाइस, और इसी का नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी का नाम क्या है, प्रति अम्ल नाम है। इसी का क्या नाम है, एंटासिड, एंटासिड, इसी का नाम है एंटासिड। जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है, और ये कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो मुंह के पीएच का मान जब क्या होता है, 5.6 से कम होने लगता है, 5.6 से कम होता है तो हमारे दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब दांतों का इनेमल, दांत पर एक पदार्थ पाया जाता है इनेमल, ये क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वेश्चन आ सकता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, वो है इनेमल। तो जो इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ये इनेमल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ध्यान में रखना है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, हार्ड सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कौन है, इनेमल है। और इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से
अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ऐसे सुनिए, देखिए हम खाना खाते मतलब भोजन खाते हैं। अब भोजन है, भोजन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं। अब जब हम अच्छे से क्या दंत मंजन नहीं करते हैं, मुंह की सफाई नहीं करते हैं, तो ये इन कण, ये जो कण हैं, इन पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जीवाणु है वो अपने जो एंजाइम को छोड़ते हैं और उसको अम्ल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे तो अम्ल जो होता है वो हमारे दांतों क्या करेगा, नष्ट करेगा। अर्थात दांतों पर क्या पाया जाता है, इनेमल, और इनेमल को नष्ट करेगा तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देंगे। तो ये जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, अम्ल सीक्रेट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें इन दांतों को नष्ट होने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दंत मंजन। दंत मंजन, अब इस दंत मंजन में क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक। जब यह क्षारक अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अम्ल होता है जब यह क्षारक से अभिक्रिया करेगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अर्थात जो लवण होगा उसमें न तो अम्ल के गुण होंगे न क्षारक के, अर्थात अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, जिससे दांत जो है, दंत जो है, जो टीथ हैं वो नष्ट नहीं होंगे, अर्थात उनका क्षरण नहीं होगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने दांतों की सुरक्षा करते हैं। तो कई कई बार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है क्या, कि दांतों में कौन सा पदार्थ होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर कौन सी प्रकृति का होता है। जो टूथपेस्ट होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, तो होता है क्षारीय प्रकृति का। मैं यहां पर लिखता हूं टूथपेस्ट, है ना, जो पेस्ट होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। सुनिए, देखिए मधुमक्खी जब काटती है, मधुमक्खी आपने देखी होगी, है ना, कभी भी आपको डंक भी मारी होगी, तो मधुमक्खी जो है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी जैसे में काटती है तो हमें जलन होती है, और उस जलन से राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन वगैरह या फिर लोहा वगैरह रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं साबुन, क्योंकि साबुन में होता है क्षारक, होता है बेस होता है। अब वो क्षारक जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो एक दूसरे गुणों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और साबुन में कौन सा क्षारक होता है, वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम जल्दी से क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, जिससे हम जलन से राहत मिल जाती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ इसमें कि मधुमक्खी जब काटती है तो वह हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, जिससे हमें जलन होती है। जलन से राहत पाने के लिए डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है NaHCO3, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, फिर साबुन लगाया जाता है उस स्थान पर, जैसे दुर्बल क्षारक। और ये कैसा क्षारक है, ये बेकिंग सोडा दुर्बल है, के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है एक पादप होता है नेटल पादप, जिस पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, और जब वो बाल हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं तो वो भी क्या छोड़ते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना, नेटल का डंक जो होता है उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो नेटल डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जलन वाले अंग पर डोग पादप, ध्यान रखना है, डोग पादप, वो डोग पादप रगड़ा जाता है, और ये जंगल में मिलते हैं। डोग पादप किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। यहां पर लिखता हूं, ये होता है क्या, क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए, नेटल का डंक है, नेटल पादप का डंक हमारी बॉडी के संपर्क में आया, संगम में आएगा तो बॉडी में क्या इंजेक्ट करेगा, मेथेनोइक अम्ल इंजेक्ट करेगा। और इसी के आसपास ये पादप पाया जाता है, डोग पादप, है ना।
ये डोक पादप किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। जब इस डोक पादप की पत्तियों को लेकर के हम उस स्थान पर जहां पर नेटल का डंक ने इंजेक्ट किया है मेथिनोल को, वहां पर रगड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? राहत। क्यों? क्योंकि डोक पादप होता है क्षारीय प्रकृति का और नेटल पादप क्या छोड़ा था? मेथिनोल का मतलब अम्ल छोड़ा। और जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें क्या होगी? जलन से राहत मिलेगी। तो की पत्तियों को रगड़ कर लगाया जाता है क्योंकि डोक पादप क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? ये हमने पढ़ लिया है पीएच के महत्व के बारे में। पीएच के महत्व दैनिक जीवन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें मोटिवेट